पिछले पार्ट में आपने देखा कि कामना और अभिषेक जंगल के पास एक नया घर लेते हैं और वहाँ छुट्टियां बिताने आते हैं, जहाँ पर उन्हें एक कोट मिलता है और उस कोट की उनकी जिंदगी में आने से तबाही मच जाती है। अभिषेक के वो कोट पहनने से वो बहुत बुरी तरह से बदल जाता है। आइए देखें फिर आगे क्या होता है। दीदी सुनिए, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी, 2 दिन में ही वापस आ जाऊंगी। आप ज्यादा घर का काम मत करना। अरे कमला, तो टेंशन मत ले और जल्दी से इस टैक्सी में बैठ जा। फटाक से अपने पति से मिल और वापस आ जाना, घर के काम मुझसे नहीं होते। ऐसा कहते ही पीछे से अभिषेक आ जाते हैं। ए कमला, कहाँ जा रही है तू? साहब, मैं अपने पति से मिलने जा रही हूँ। मेरे से परमिशन ली तूने जाने से पहले? मेरी परमिशन के बगैर इस घर से अब कोई बाहर नहीं निकल सकता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने तो बहुत पहले से ही बता दिया कि मैं अपने पति से मिलने जाऊंगी। जाकर दिखाओ तो अभी तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। टैक्सी ड्राइवर ने जैसे ही अभिषेक के हाथ में पिस्टल देखी और ये सारी बातें सुनी, वो कमला को बिना लिए ही वहाँ से चला गया। ये सब देखकर मैं भी बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी और उस रात चंपा मुझसे बोली, दीदी ये साहब को क्या हो गया है? मुझे जाने क्यों नहीं दिया और उनकी हरकतें इतनी अजीब सी क्यों हो गई है? दीदी मुझे तो लगता है ये सब वो जादुई कोट की वजह से हो रहा है। आपको वो नहीं पहनने देना चाहिए था। उस कोट में पक्का से वो भूत का साया होगा। तुम सही कह रही हो चंपा, अब तो मुझे भी बहुत डर लगने लगा है। मुझे भी ऐसा लगता है कि वो पुराने मालिक की आत्मा है उस कोट पर। तुमने देखा था जब अभिषेक वहाँ बाहर था तो उसकी आंखें भी हल्की सी लाल हो रखी थी। दिन ब दिन अभिषेक की हालत बहुत खराब होती जा रही थी। मुझे और मेरी मेट कमला को समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। अगले ही दिन मुझे उस कॉन्ट्रैक्टर का फोन आया था। हेलो मैम, ये प्रॉपर्टी के पेपर पर अभिषेक सर के एक सिग्नेचर रह गए थे। अगर आप मेरी उनसे बात करवा देती तो बहुत अच्छा होता। अभी तो वो बहुत बिजी चल रहे हैं, मैं 1-2 दिन में आपकी उनसे बात करवा दूंगी। ओके मैम, हैव अ गुड डे। अरे भैया, कहाँ से गुड डे। जैसे ही मैंने फ़ोन रखा और पीछे पलट कर देखा तो अभिषेक मेरी तरफ ही आ रहे थे। तुम अभी फ़ोन पर किससे बात कर रही थी? मैं कॉन्ट्रैक्टर से बात कर रही थी। आपकी परसों बात हुई थी ना उससे सिग्नेचर्स के लिए। ऐसा सुनते ही अभिषेक ने मुझ पर हाथ उठा दिया। झूठी हो तुम, क्या बकवास कर रही हो? कौन कॉन्ट्रैक्टर? यार अभिषेक, तुमको हो क्या गया है? तुम पूरी तरह से बदल गए हो और सब कुछ इस कोट की वजह से हुआ है। उतारो इसे, उतारो तुम। हमारी छीना झपटी में अभिषेक ने मुझे बहुत जोर का धक्का दे दिया और मैं नीचे गिर गई। उसके बाद वो वापस उसी मनहूस रूम में चले गए। पहले तो वो कभी कभी उस रूम में जाया करते थे, पर अब उन्होंने खाना भी छोड़ दिया था और वो बस उसी रूम में रहा करते थे। मैं बहुत परेशान हो गई थी और मेरा बहुत बुरा हाल था कि तभी चंपा मेरे पास आई और मुझसे कहा, दीदी मैंने ऊपर के रूम का ये ताला निकाल दिया है। अब अभिषेक सर वहाँ पर ताला नहीं लगा पाएंगे अंदर जाने के बाद। मेरी बात मानो दीदी, उस पुराने कोट में पक्का किसी भूत का साया है। आप आज के आज ही उस कोट को कहीं फेंक दो या दफन कर दो या जला दो, कुछ भी, बट आज रात हम कुछ करते हैं दीदी। मैं भी चंपा की बात से पूरी तरह सहमत हो गई थी। जो चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी थी, उसके बाद इन सब बातों पर यकीन ना करना एक बेवकूफ़ी होती। चंपा, अब तो मेरी बात सुन। जब रात को अभिषेक वापस इस कमरे में सोने आ जाएंगे तो तुम चुपके से उस रूम में जाना और उस कोट को इस घर से कहीं दूर ले जाकर जला देना। हे भगवान, दीदी मैं इतना बड़ा काम अकेले नहीं कर पाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है। देख चंपा, अब तू ही मेरी मदद कर सकती है। मैं अकेले ये सब नहीं कर पाऊंगी। उस रात मैं और चंपा बस जागते ही रहे, लेकिन अभिषेक नीचे आए ही नहीं और हमें उस कोट को जलाने का मौका मिला ही नहीं। हम दोनों बहुत परेशान हो गए थे और फिर अगले दिन सुबह हमने डिसाइड किया कि हम उस रूम में जाकर देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। हम दोनों बहुत बुरी तरह से डरे हुए थे, लेकिन हम दोनों ने हिम्मत की और ऊपर जाकर उस रूम को खोला। उस रूम को खोलने के बाद हमारी पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। हमारी हालत बद से बदतर हो गई थी। हमने देखा कि अभिषेक की चमड़ी नीली पड़ने लगी है और उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वो ऊपर छत पर उल्टी तरह से चल रहा था, या फिर कहे कि वो रेंग रहा था। ये देखकर हम दोनों की चीख निकल गई। हमने दरवाज़ा बंद किया और भागते रोते हुए हम नीचे आ गए। हे भगवान, हे शंकर भगवान, मेरी रक्षा कर। दीदी मुझे माफ करना, मैं इस घर में और काम नहीं कर सकती। नहीं दीदी, मैं नहीं काम कर सकती। चंपा रुक जा, चंपा प्लीज रुक जा। मुझे इस हालत में छोड़कर मत जा।
आज रात के लिए बस तू रुक जा। आज रात हम दोनों कुछ ना कुछ करके इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा लेंगे। बस आज के लिए रुक जा चंपा प्लीज। अभिषेक की हालत देखकर हमें समझ में आ गया था कि अब घर में कुछ बुरा होने वाला है। तभी मैंने और चंपा ने वो पूरा दिन बस यही सोचने में बिता दिया कि अब हमें आगे क्या करना है। हमने बहुत सोचा पर हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्योंकि हमारा घर से जाना भी नहीं हो पा रहा था। तभी चंपा के दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया और हमने डिसाइड किया कि हम यही करेंगे। दीदी तैयार हो जाइए, रात बस होने ही वाली है। हाँ चंपा, हमारे पास अब बस ये एक ही मौका है अभिषेक को बचाने का। हम दोनों चुपके से उस रूम के बाहर चले गए और बस किसी दरवाजा बंद होने की आवाज का वेट करने लगे। हमने वहाँ पर करीब बैठे बैठे 2 घंटे बिता दिए थे और हमें ऐसी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। हम दोनों की आंखें भी भारी होने लगी थी कि अचानक से हमें दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई और फिर हमने तुरंत ही उस रूम के दरवाजे को खोल दिया। वो आवाज़ अभिषेक के बाथरूम जाने की थी। वो रोज़ इसी वक्त नहाने के लिए जाते थे। चंपा जा 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 जल्दी कर जा उस कोट को उठा और फटाक से नीचे भाग। चंपा फिर बहुत सावधानी से और धीरे धीरे उस कोट के पास गई और उसको उठाकर हम दोनों नीचे हॉल की तरफ भागे। चंपा सुन मेरी बात, इस कोट को लेकर तू पीछे बगीचे में जा। मैं फटाक से मिट्टी तेल और माचिस लेकर आती हूँ, ठीक है? जा। हाँ दीदी ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन आप थोड़ा जल्दी आइएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ तू चल, मैं फटाक से आ रही हूँ। मैं और कमला हम दोनों ही भागते हुए पीछे की तरफ गए और उस कोट को जलाने के लिए उस पर मिट्टी तेल छिड़कने लगे कि तभी हमें अचानक से घर के अंदर से बहुत तेज अभिषेक के चिल्लाने की आवाज़ आई। कमला चल भाग यहाँ से, अभिषेक किसी भी वक्त यहाँ आ जाएगा। हम लोग को जंगल की तरफ भागना पड़ेगा, चल जल्दी चल। हम दोनों बहुत तेज़ी से भागते हुए जंगल की तरफ जाने लगे और हमें पीछे से पिस्टल चलने की आवाज़ें आने लगी। हम दोनों ये गोलियों की आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि तभी चंपा का पैर एक पत्थर पर टकराया और वो नीचे गिर गई। नहीं दीदी छोड़ दो मुझे, मेरे पैर में चोट लगती है, मैं भाग नहीं सकूंगी। आप ये कोट लो और भागो यहाँ से, इसे जला दो दीदी, जाओ। मुझे बेचारी कमला को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा। थोड़ी दूर भागने के बाद मैंने माचिस जलाने की कोशिश की लेकिन माचिस जल ही नहीं रही थी। जब मैं माचिस जला रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पीछे से खड़े होकर कोई देख रहा है और जब मैंने पलट कर देखा तो उस घने जंगल में अंधेरे के बीच मैंने 2 लाल आंखें देखी और वो अभिषेक की ही थी। वो मुझे बहुत बुरी तरह से घूर रहा था, मानो जैसे वो मुझे अभी जान से मार देगा। मैं उसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई और कोट लेकर आगे भागने लगी। जब मैं आगे गई तो एक खुला मैदान सा आ गया और वहाँ पर एक कैंप बना हुआ था जहाँ पर आग भी जल रही थी खाना बनाने के लिए। मैंने तुरंत ही वो कोट लिया और उस आग पर डाल दिया। उस कैंप पर एक औरत भी थी जो बहुत कंफ्यूज होकर मुझे देख रही थी। कोट जलने की वजह से अभिषेक बहुत ज़्यादा तड़पने लगे और फिर शांत हो गए। फिर उनकी आंखें खुली और वो बहुत नॉर्मल हो गए थे। उस रात के बाद सब अच्छा हो गया था और मैंने अभिषेक को सारी बातें बताई जो हुई थी क्योंकि अभिषेक को कुछ याद ही नहीं था। फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम उस कोट की बैक स्टोरी जानेंगे और फिर आगे क्या होता है ये जानने के लिए देखिए इसका अगला पार्ट।